इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान जिसकी माँ या पिताजी, जिसका भाई या बहन या कोई बेहद करीबी रिश्तेदार या दोस्त किडनी की गंभीर बीमारी से परेशान है। उन्हें सालों से रेगुलर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब किडनी ने जवाब दे दिया है, यानी किडनी खराब हो गई है। अब किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक यह व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर तक किडनी के लिए दौड़ता है, भागता है, लेकिन दुर्भाग्य से किडनी का डोनर जब तक मिल पाता तब तक पेशेंट की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है जिसमें किसी इंसान की डोनर न मिलने के कारण मौत हुई हो। ऐसी पूरी दुनिया में हजारों कहानियां हैं, लेकिन जब कोई अपना किसी ऑर्गन के शॉर्टेज से मरता है तब ऑर्गन डोनेशन की वैल्यू पता चलती है। अच्छी बात यह है कि पिछले एक दशक से देश में डोनर्स की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि डोनर्स की संख्या 2014 में 6,916 थी, जो बढ़कर 2022 में लगभग 16,041 हो गई है। ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, आमिर खान, सलमान खान, रजनीकांत, ऐश्वर्या राय बच्चन, गौतम गंभीर जैसी बड़ी हस्तियों ने ऑर्गन डोनेशन की प्लेज भी ली है। ऑर्गन डोनेशन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि सिर्फ एक डोनर 8 लोगों की जान बचा सकता है, यानी किडनी से 2, लीवर से 2, फेफड़ों से 2, पैंक्रियाज और हार्ट से 2-2 लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऑर्गन के इंतजार में हर दिन कई लोग मरते हैं। आप स्क्रीन में लिस्ट देख सकते हैं कि भारत में कितने ऑर्गन्स की जरूरत है। डराने वाला फैक्ट यह है कि केवल भारत में ऑर्गन के इंतजार में हर दिन कम से कम 20 लोगों की मौत होती है। इंटरनेशनल डेटा भी लगभग ऐसी ही कहानी बयां करता है। दुर्भाग्य यह भी है कि ऑर्गन के इंतजार में 3 लाख से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के मुताबिक भारत में मृतक अंगदान की दर पिछले एक दशक से प्रति 10 लाख की आबादी पर एक डोनर से भी कम है। इमेजिन कीजिए ये कितना कम है, इसे बढ़ाना है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 65 डोनेशन तक बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना काफी होगा? सीधा सा जवाब है नहीं। पूरी दुनिया में डोनर्स की बहुत कमी है और इसीलिए इंसानों की जान बचाने के लिए ऑर्गन की कमी है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऑर्गन्स की 3D प्रिंटिंग की भी बात चली, लेकिन प्रकृति की नकल कर पाना इतना भी आसान नहीं है। तो क्या ह्यूमन ऑर्गन की कमी के चलते जानवरों के ऑर्गन लगा लिए जाएं? क्या जानवर के ऑर्गन से इंसानी जान बचाई जा सकती है? ऑर्गन के लिए किस जानवर का उपयोग करना होगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इंसानों की जान बचाने के लिए रेयर ऑफ द रेयर केसेस में इंसानों में जानवरों के ऑर्गन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। आज के इस एपिसोड में हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में जेनो शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है फॉरेन या फिर स्ट्रेंज। इस तरह जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हुआ एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रीक या हिंदू पौराणिक कथाओं या किंवदंतियों में यह बात पता चलती है कि कम से कम इस कॉन्सेप्ट के लेवल पर इंसान हजारों सालों से जानवरों और इंसानों के मेल की संभावना देखता आ रहा है। इतिहास में इंसानों ने ऐसा कोई प्रैक्टिकल करके दिखाया हो, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, इस डायरेक्शन में शायद सोचा जरूर है। एग्जाम्पल के लिए हिंदू भगवान श्री गणेश को ले लीजिए। इंसानों के शरीर में हाथी का सिर लगाया जाना जेनो ट्रांसप्लांटेशन का ही उदाहरण है। ऐसे ही एक असीरियन देवता लामासू हैं, जिनका सिर इंसान का है, शरीर बैल का है और पंख भी हैं। लामासू का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है कि अंतर्राष्ट्रीय जेनो ट्रांसप्लांटेशन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लामासू को ही चुना गया है। अब हम पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के दायरे से बाहर निकलकर देखते हैं, पहुंचते हैं 17वीं शताब्दी में। इस समय जेनो ट्रांसप्लांटेशन के नए नए प्रयोग होना शुरू हो गए थे।
लेकिन इस समय केवल कोशिकाएं और ऊतक का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था, यानी ब्लड, बोन और स्किन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था, न कि बड़े ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी या लिवर का। इस समय एक वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने जानवरों से मनुष्यों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत की थी। इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, जिसके कारण फ्रांस में जेनोट्रांसफ्यूजन पर कई वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी में विभिन्न पशु प्रजातियों और मनुष्यों के बीच स्किन ग्राफ्ट लोकप्रिय हो गया। आपको बता दें, स्किन ग्राफ्ट का एक तरीका होता है पेडिकल ग्राफ्ट। तब पेडिकल ग्राफ्ट बहुत कॉम्प्लेक्स और वियर्ड होता था, क्योंकि इसमें डोनर जैसे एक भेड़ को कई दिनों तक पेशेंट के शरीर में बांध कर रखा जाता था। जब ग्राफ्ट पूरी तरह से इंसानों में लग जाता था, तब भेड़ को अलग किया जाता था। हालांकि इस समय आइडियल स्किन ग्राफ्टिंग में फ्रॉग स्किन का बहुत बोलबाला था। फ्रॉग स्किन का इस्तेमाल स्किन के अल्सर को कवर करने के लिए करते थे। आपको एक फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि 1838 में एक मरीज में पहला कॉर्नियल जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक सूअर से किया गया था, जबकि पहला कॉर्नियल एलो ट्रांसप्लांटेशन यानी मानव से मानव में ट्रांसप्लांटेशन 65 साल से अधिक समय के बाद 1905 में किया गया था। यानी इस वक्त जेनो ट्रांसप्लांटेशन एलो ट्रांसप्लांटेशन से ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। फिर समय बीतने के साथ और विज्ञान की तरक्की के बाद जेनो ट्रांसप्लांटेशन और भी अधिक कॉम्प्लेक्स होने लगा और ऐसे ऐसे ट्रांसप्लांट देखने और सुनने को मिलने लगे, जिससे ये समझ नहीं आ रहा था कि चिकित्सक सर्जरी कर रहे हैं या देवता को बलि चढ़ा रहे हैं। चलिए आपको ऐसे कई एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसे ही शैतानी सर्जन थे सर्ज वोरोनॉफ। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग पुरुष उम्र के बढ़ते प्रभावों के कारण जीवन के प्रति उत्साह खो चुके थे। बुजुर्गों के जीवन में वापस उमंग भरने के लिए उन्होंने चिंपैंजी या बबून के टेस्टिकल को काटकर बुजुर्गों के टेस्टिकल में इम्प्लांट कर दिया। सर्ज वोरोनॉफ ने इस तकनीक से 2000 से अधिक ह्यूमन का टेस्टिकल ट्रांसप्लांट कर दिया। सोचकर देखिए क्या हाल हुआ होगा। ऐसे ही 1900 की शुरुआत में प्रिंस्टेउ नामक सर्जन ने खरगोश की किडनी के 2 टुकड़े एक ऐसे बीमार लड़के में लगा दिए जिसकी किडनी खराब हो गई थी। 16 दिन बाद लड़के की मौत हो गई। समय बीतता गया, लेकिन दुनिया को ट्रांसप्लांट के ज्यादा साइंटिफिक एफर्ट्स देखने के लिए 20वीं सदी तक इंतजार करना पड़ा। इस समय फ्रांस के एक सर्जन थे एलेक्सिस कैरल। इन्होंने रक्त वाहिकाओं को जोड़ने के लिए एक नई सर्जिकल तकनीक विकसित की, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट को पहली बार सफलतापूर्वक किया जा सकता था। इस सर्जिकल तकनीक का नाम था वैस्कुलर एनास्टोमोसिस। इसका उपयोग रक्त वाहिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस काम के लिए उन्हें 1912 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके बाद भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन और मौत का सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही एक केस में 1923 में न्यूयॉर्क में एच न्यूहॉफ ने एक मेमने की किडनी को एक इंसान में लगा दिया, लेकिन 9 दिन बाद ही मरीज की मौत हो गई। ऐसे कई फेलियर और मौतों के बाद मनुष्यों में जेनो ट्रांसप्लांटेशन में लंबे समय का ब्रेक लग गया और 40 सालों तक कोई जेनो ट्रांसप्लांट रिपोर्ट नहीं किया गया। जेनो ट्रांसप्लांटेशन की वास्तविक शुरुआत हुई 1963 में, जब न्यूयॉर्क में काम करने वाले कीथ रेम्समा ने विचार किया कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट की किडनी ह्यूमन में काम कर सकती है और इस तरह किडनी फेल पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। उस समय किडनी ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी और अमेरिकी सर्जन्स द्वारा यूज किया जा रहा था, लेकिन मृत मनुष्यों से किडनी बहुत कम मिल पाती थी। इसलिए कीथ रेम्समा ने ऑर्गन के सोर्स के रूप में चिंपैंजी को चुना। बाद में कीथ रेम्समा ने 13 मनुष्यों में चिंपैंजी की किडनी को ट्रांसप्लांट किया। ये जेनोग्राफ्ट काफी सफल थे, क्योंकि 13 मरीजों में से एक मरीज ट्रांसप्लांटेशन के बाद 9 महीने तक जीवित रहा और एक दूसरी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर कीथ रेम्समा ने दुनिया के सामने इस फैक्ट को स्थापित कर दिया कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन सफल हो सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए। इस उदाहरण ने चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्षेत्र में अनुसंधान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर बाद में हार्ट जेनोग्राफ्ट पूरा करने का पहला प्रयास 1964 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में जे हार्डी और सीएम चावेज द्वारा किया गया। इस मरीज को बबून का हार्ट लगाया गया, लेकिन मरीज 2 घंटे तक ही जीवित रहा। अब दुनिया बदल रही थी, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी। अब दुनिया में कैडवेरिक एलो ट्रांसप्लांटेशन का युग तेजी से चल रहा था, यानी मृत इंसान या ब्रेन डेड इंसान के अंगों का जीवित और बीमार व्यक्ति में ट्रांसप्लांटेशन। इस समय एलो ट्रांसप्लांटेशन को बहुत सफलता मिली। उस समय यह माना जाने लगा कि एलो ट्रांसप्लांटेशन कई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों के लिए सबसे अच्छा इलाज था।
हालांकि ऑर्गन डोनर की कमी फिर से एक बड़ी समस्या बन गई और इसलिए दुनिया भर के चिकित्सक और वैज्ञानिक जेनो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ फिर से उम्मीद से देखने लगे। अभी भी चिकित्सक और वैज्ञानिक जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए नॉन ह्यूमन प्राइमेट पर ही डिपेंडेंट थे। फिर दुनिया की नजर एक और जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर गई। दरअसल एक अमेरिकी बच्ची स्टेफनी फे ब्यूक्लेयर जन्मजात हार्ट प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई थी और उसे 1984 में जेनो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा एक बबून का हार्ट लगाया गया। सर्जरी सफल रही, लेकिन स्टेफनी फे ब्यूक्लेयर के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने बबून के हार्ट को रिजेक्ट कर दिया और ट्रांसप्लांट के 1 महीने के भीतर उसकी मौत हो गई। फिर भी स्टेफनी फे ब्यूक्लेयर पहले के जेनो ट्रांसप्लांटेशन प्रयोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने में कामयाब रही, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम सिर उठा रही थी। दरअसल वायरोलॉजिस्ट HIV रेट्रोवायरस संक्रमण की बात करने लगे थे जो बंदरों से मनुष्यों में प्रसारित हो सकता था। यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, इसीलिए उस समय अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने जेनो ट्रांसप्लांटेशन में संक्रामक रोग के मुद्दों पर एक गाइडलाइन जारी किया। कई वैज्ञानिकों ने खुला पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को अपर्याप्त बताया, लेकिन इस बहस ने जेनो ट्रांसप्लांटेशन में नॉन ह्यूमन प्राइमेट ऑर्गन के उपयोग पर रोक लगा दी। फिर ऐसी ही रोक यूरोप में भी लगा दी गई। चलिए अब भारत के भी एक अजीब केस के बारे में बात करते हैं। 1997 में असम के सोनापुर में हार्ट सर्जन धनीराम बरुआ और उनकी टीम ने 32 साल के टर्मिनली इल पेशेंट पूर्णो सैकिया में एक पिग के हार्ट, लंग्स और किडनीज को ट्रांसप्लांट किया। दावा किया जाता है कि सर्जरी के बाद धनीराम बरुआ पिग के हार्ट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के पहले हार्ट सर्जन बन गए थे। हालांकि हार्ट पेशेंट पूर्णो सैकिया 1 सप्ताह से भी कम समय तक जीवित रहा। बरुआ द्वारा सर्जरी में अपनाई गई किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया का खुलासा नहीं किया गया था। बाद में बरुआ को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994 के तहत वायलेशन के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन बरुआ ने इस सर्जरी को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई थी क्योंकि पूर्णो सैकिया पिग के हार्ट पर 5 दिनों तक जिंदा रह गए थे। अब एक रीसेंट केस की बात करते हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ये केस है डेविड बेनेट का। डेविड बेनेट एक अमेरिकन सिटीजन थे। इनको भी हार्ट से रिलेटेड गंभीर बीमारी थी। बेनेट को ट्रेडिशनल हार्ट ट्रांसप्लांट या आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अनफिट पाया गया था। फिर बाद में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA द्वारा 31 दिसंबर 2021 को जेनो ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल्टीमोर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में इनकी सर्जरी हुई और इनको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट लगाया गया। यह ऐतिहासिक सर्जरी सफल थी। बेनेट में ट्रांसप्लांट किए गए पिग के हार्ट ने शुरुआत में अच्छा काम किया और कई हफ्तों तक उसमें रिजेक्शन का कोई संकेत नहीं दिखा। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि बेनेट ने सर्जरी के बाद अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, लेकिन ऑपरेशन के 2 महीने बाद 8 मार्च को डेविड बेनेट की मौत हो गई। आपने इन दोनों केसेस में एक सिमिलरिटी पाई होगी कि दोनों केसेस में हार्ट का सोर्स एक पिग है, लेकिन धनीराम बरुआ ने सामान्य पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और डेविड बेनेट के केस में जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट लगाया गया था। तो अब सवाल है कि आखिर कैसे एक पिग जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक आइडियल सोर्स बन गया। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए पॉसिबल ऑर्गन डोनर के रूप में सबसे पहले नॉन ह्यूमन प्राइमेट को कंसीडर किया गया था। नॉन ह्यूमन प्राइमेट जैसे कि चिंपैंजी, बंदर या बबून। हालांकि इन प्राइमेट्स में मनुष्यों में वायरस, खास तौर से रेट्रोवायरस के फैलाने की संभावना जबरदस्त होती है। इसी के साथ कुछ नैतिक और वित्तीय पहलुओं ने भी प्राइमेट्स के ऑप्शन को जेनो ट्रांसप्लांटेशन से हटा दिया। इस वजह से प्राइमेट्स को अब मनुष्यों के लिए पॉसिबल ऑर्गन डोनर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। वहीं वैज्ञानिक और अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा भी यह सलाह देते हैं कि कई स्वास्थ्य, सुरक्षा और तार्किक कारणों से पालतू जानवरों जैसे कि पिग और गाय को गैर मानव प्राइमेट जैसे बंदरों से बेहतर ऑर्गन सोर्स माना जाना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों ने पॉसिबल ऑर्गन डोनर के रूप में पिग पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। पिग को वर्तमान में कई कारणों से भविष्य के जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है। सबसे पहले पिग में मनुष्य के साथ कई शारीरिक समानताएं होती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पिग के ऑर्गन लगभग ह्यूमन ऑर्गन के समान आकार के होते हैं और उनकी कार्य क्षमता और किडनी या हार्ट की फिजियोलॉजी भी समान होती है। उदाहरण के लिए शारीरिक रूप से कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कार्डियक फंक्शन के प्रमुख संकेतक हैं, पिग्स और मनुष्यों में एक जैसे बताए गए हैं।
इसी के साथ पिग्स की गर्भधारण अवधि भी कम होती है और ये एक बार में 10 से 15 या अधिक संतान पैदा कर सकते हैं। पिग्स के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे ह्यूमन एडल्ट के ऑर्गन साइज को ये तेजी से मैच कर लेते हैं। इसके अलावा पिग का मांस जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिग्स को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि मानव शरीर द्वारा ऑर्गन रिजेक्शन की संभावना कम हो सके। इसके अतिरिक्त पिग्स को आसानी से पैथोजन फ्री सिचुएशन में ब्रीड किया जा सकता है, जिससे अधिकांश जूनोटिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और सबसे लास्ट में, पूरी दुनिया में पिग्स का बड़े पैमाने पर भोजन के तौर पर उपयोग होता है, इसलिए पिग्स के केस में इनको मारने से रिलेटेड सामाजिक और नैतिक समस्या होने की आशंका नहीं है। इन सभी वजहों से मनुष्यों के लिए ऑर्गन सोर्स के रूप में पिग्स को किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में काफी फायदेमंद समझा जाता है। लेकिन यहां भी एक बड़ी समस्या थी। समस्या है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, HAR की। आइए समझते हैं क्या है ये। ट्रांसप्लांटेशन में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ऑर्गन रिजेक्शन। देखिए, जब भी ह्यूमन बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गन लगाया जाता है तो ह्यूमन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इस ऑर्गन को एक फॉरेन एलिमेंट समझता है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन समझता है और नए ऑर्गन पर हमला करने में लग जाता है और नए ऑर्गन को खराब कर देता है। एलो ट्रांसप्लांटेशन यानी जब एक मानव से दूसरे मानव में अंगों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तब साइक्लोस्पोरिन जैसी इम्यूनोसप्रेसर दवा दी जाती है ताकि रिसीवर के इम्यून सिस्टम को दबाया जा सके। इससे इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन पर हमला नहीं करता। लेकिन जेनो ट्रांसप्लांटेशन में सिचुएशन अलग होती है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में हाइपर एक्यूट रिजेक्शन नामक एक ज्यादा आक्रामक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। यह डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ही मिनटों में ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। इसके लिए अब दुनिया में ट्रांसजेनिक पिग्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। कैसे किया जाता है ट्रांसजेनिक पिग्स का प्रोडक्शन? इस प्रक्रिया में फीमेल पिग के फर्टिलाइज्ड एग को लिया जाता है और इसमें ह्यूमन DNA या जेनेटिक मटेरियल की एक छोटी मात्रा को इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को मादा पिग में प्लांट किया जाता है। इस प्रक्रिया से जो भी पिग पैदा होता है वो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित होता है। अब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग में खुद के DNA के अलावा ह्यूमन DNA के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। अब जब ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के किसी ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम ह्यूमन DNA की मौजूदगी देखता है। ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम इस DNA को देखकर इस ऑर्गन को ह्यूमन का ही एक ऑर्गन समझता है और ऑर्गन रिजेक्शन नहीं हो पाता। अब अगर डेविड बेनेट की रिसेंट केस की बात करें तो बेनेट के मामले में पिग में 10 आनुवंशिक संशोधन किए गए थे। इसमें जीन एडिटिंग करके 4 पिग जीन्स को निष्क्रिय या खत्म कर दिया गया था और 6 ह्यूमन जीन को ऐड किया गया था। लेकिन चिकित्सीय चुनौती के अलावा जेनो ट्रांसप्लांटेशन में कई नैतिक मुद्दे भी शामिल हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए कई एनिमल ट्रायल्स होते हैं और इनको बहुत ही खराब कंडीशन में रखा जाता है। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट ने इसको अनैतिक बताया है। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट नैतिक आधार पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन को रोकने की मांग करते हैं। साथ ही वैज्ञानिक इस बात को लेकर भी चिंता में हैं कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन से जानवरों के आनुवंशिक कोड में स्थायी परिवर्तन हो सकता है और भविष्य में जानवरों की एक अजीबोगरीब प्रजाति देखने को मिल सकती है। यह स्थायी परिवर्तन दुनिया में किसी बड़ी संक्रामक बीमारी को न्योता दे सकता है, जिसके लिए इंसान अभी तैयार नहीं है। WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,14,000 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन ये वैश्विक ज़रूरतों का केवल 10% से भी कम पूरा करते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन अगर लंबे समय तक टिक पाता है तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों वाले लोगों को ऑर्गन की वैकल्पिक सप्लाई मिल सकती है। इस प्रोसेस से पूरी दुनिया में ऑर्गन की कमी को पूरा किया जा सकता है। ऑर्गन की अवेलेबिलिटी से ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स भी कम हो जाएंगे। देखिए, जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक उभरता हुआ विज्ञान है, लेकिन अभी यह मैच्योर नहीं हुआ है। अब इसमें बहुत रिसर्च होना बाकी है। फिलहाल जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक प्रायोगिक उपचार है। इसकी अनुमति केवल अत्यंत दुर्लभ और गंभीर मामलों में ही दी जाती है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन से इंसानों को कई फायदे हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन दुनिया में ऑर्गन की कमी को दूर कर सकता है और लाखों लोगों की जान भी बचा सकता है। लेकिन सच ये भी है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बाद कोई भी इंसान लंबे समय तक जिंदा नहीं बच पाया है।
हालांकि दुनिया में फिलहाल ऐसे लोगों में ही जेनो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं जिनका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता और जेनो ट्रांसप्लांटेशन ही आखिरी रास्ता हो। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन की रिसर्च के नाम पर लाखों जानवरों की बलि दी जा चुकी है और पिग्स को बड़े पैमाने पर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है। फिलहाल इसके दुष्परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्या ऐसा दावे के साथ कह सकते हैं कि भविष्य में पर्यावरण में इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होंगे? क्या ये कहा जा सकता है कि इससे ह्यूमन फूड चेन में और अंततः इंसानों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा? फिलहाल ऐसे कई सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन वास्तव में एक जिंदगी बचाने का तरीका है या महज महत्वाकांक्षी चिकित्सकों की कल्पनाशीलता। आप कमेंट में बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।